गुड मॉर्निंग। नैन एकेडमी के आईएएस प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। साइंस की क्लास है। सिलेबस मैं आपको पीडीएफ के में भेजूंगा और पहला टॉपिक्स उसमें जो बायो का लिया गया है उसमें अगर देखा जाए एनाटॉमी का लिया गया है तो पहले टॉपिक में कोशिका को लिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग को आज कोशिका की स्टडी करना है कि कोशिका क्या होती है इस पे देखना है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एनाटॉमी से ही आते हैं मैक्सिमम साइंस में। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जनरल साइंस है और जनरल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आएंगे तो मानव शरीर से आएंगे, एनाटॉमी से आएंगे। उसी एनाटॉमी पे हमें डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक क्या है, कोशिका है। दूसरा टॉपिक ऊतक है। तीसरा न्यूट्रिशन है, फिर मानव शरीर के तंत्र और इसके बाद में डिसीज यानी कि बीमारियां हैं। ठीक है ना, तो हम लोग कोशिका पे जब चर्चा करेंगे तो पहली बात तो आप जानते हैं कि मानव का जो शरीर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो आपने कहा कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है ना, अब कोशिकाओं से हुआ है तो इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आते हैं, जबकि हम लोग को टोटल पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, आप जानते हैं। ठीक है ना, कोशिका की खोज क्वेश्चन आ जाए किसने की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सन भी पूछा जाता है। और रॉबर्ट हुक जो थे वो ब्रिटिश के थे और एक वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, जीवित कोशिका ल्यूबेन जो एंटोनियो बेन ल्यूवेनहॉक किया था। कोशिकाओं की संख्या एक एडल्ट बॉडी में 1000 खरब होती है। कितनी खरब होती है, 1000 खरब या 10⁻14। जब माँ के गर्भ में जब कोई भ्रूण आता है, बच्चा आता है, तो उसमें 4 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, और फिर वो बढ़ते 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 कितना हो जाती है, 1000 खरब। उसको कोई संख्या पूछे तो कितना है, 1000 खरब है या 10⁻14 है। और कोई पूछे खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बात क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है ना, इसके बाद में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र का आपने नाम सुना नर्वस सिस्टम में। तो सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन, तो आपने कहा शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है। ठीक है, खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और संख्या कितना है, तो आपने कहा कि 1000 खरब यानी कि 10 की पावर लगभग कितना है, 14। अगर बॉडी बड़ी है, किसी का शरीर विशाल है खली जैसा, तो संख्या भी ज्यादा होगा। किसी का शरीर कम है तो संख्या कम होगी। 2 चीजें ये देखी हम लोगों ने। इसके बाद ये होता है, कभी कभी आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो स्पर्म होता है। मानव शरीर में शुक्राणु सबसे बड़ी कोशिका होता है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में ओवा मतलब अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे। अब बात ये आती है कि कोशिका का क्या है। जैसे आपको ये सब मैटर तो कई जगह मिलता है, अगर कॉन्सेप्ट को इसको समझते हैं तो कॉन्सेप्ट समझने में बात ये आती है आपका कि आप जो है क्या करते हैं, जो आपका शरीर है, तो आप जिंदा रहने के लिए क्या कार्य करते हैं, तो आपके पास जिंदा रहने के लिए 2 कार्य करते हैं। एक तो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, भोजन। और इसके बाद में दूसरा कार्य जो है वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा भोजन आप जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो आपने कहा सर हम अपनी कोशिकाओं के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी किससे बनी है, तो आपने कहा कोशिकाओं से बनी है। चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो उपास्थि हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो नील हो, सब कोशिका से है। तो आपने कहा कि जो हम लोग भोजन करते हैं, तो अगर पहले भोजन पे बात किया जाए तो भोजन में जो भी चीज़ें हम लोग लेते हैं टेक फूड में, दाल चावल सब्जी रोटी वेज नॉन वेज, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब अगर देखा जाए तो किसके लिए, कोशिका के लिए। अब अगर देखा जाए तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख से करते हैं, पहले माउथ, इसके बाद में ग्रास नली मतलब ईओसोफेगस, इसके बाद में स्टमक मतलब पेट में जाएगा। पेट के बाद में जो भोजन जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में भोजन का एजिमुलेशन होगा मतलब कि पाचन होगा। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 किलो भोजन करता है, वैसे 1 किलोग्राम तो बहुत होता है लेकिन फिर भी कोई खा सकता है, तो लगभग 10% यानी कि 100 ग्राम ग्लूकोज बनेगा। कितना बनेगा, 100 ग्राम ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मिल जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में मिल जाएगा तो ब्लड के द्वारा सारी कोशिकाओं तक भोजन पहुंचेगा। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हमारा भोजन क्या है, तो आपने कहा दाल चावल सब्जी रोटी वेज नॉन वेज। और कोशिका का भोजन क्या है, तो आपने कहा कोशिका का भोजन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज। अब क्वेश्चन आता है कि हमें भूख कब लगती है, तो आपने कहा कि भूख कब लगती है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हमें भूख लगने लगती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि ब्लड में ग्लूकोज होता कितना है, तो जितने भी ब्लड के मेजरमेंट हैं वो सब 100 ml में मापे जाते हैं, है ना। एक खांसी का सिरप जो होता है 100 ml डला होता है, उस पर
तो 100 ml में 100 ml में लगभग अगर देखा जाए तो 80 से लेके 160 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है ना। कितना हो जाएगा 80 से 180 से, दैट मीन्स कम होगा तो 80 हो जाएगा ब्लड शुगर, ज़्यादा होगा तो 160 के लगभग पहुँचेगा, 150, 160 से अधिक हो गया या 80 से कम हो गया तो व्यक्ति को डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। तो आप इसको जान लीजिए। तो जब ब्लड शुगर कम हो जाती है, ग्लूकोज कम हो जाता है, तो हमें भूख का एहसास होने लगता है ना। जब हमें क्वेश्चन आ जाए भूख कब लगती है, तो आपको ये कभी नहीं कहना है कि भूख कब लगती है। तो आपने कहा भूख कब लगती है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हमें भूख लगने लगती है। ठीक है। अब आपने कहा कि सर जिसका किसी का ऑपरेशन होता है, मान लीजिए किसी का पेट कट गया तो वो भोजन तो कर नहीं पाता है, तो क्या होता है उसको ड्रिप चढ़ जाती है, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ जाती है। जब बॉटल चढ़ जाएगी तो उसको ग्लूकोज पहुंचेगा। अब आपसे पूछा जाए कि जो व्यक्ति का ऑपरेशन होता है उसको भूख लगती है, तो आपने कहा कि सर नहीं लगती है क्योंकि ग्लूकोज प्रॉपर मिल रहा है। हाँ, उसको एहसास है कि हमारा पेट खाली है, लेकिन उसको ग्लूकोज अगर देखा जाए तो प्रॉपर मिल रहा है, इसलिए उसको भूख का एहसास नहीं होता है। ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये अच्छा बताया आपने, आपसे बहुत सी समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति बिना खाए रह सकता है, ग्लूकोज ही लेता है। तो ये भी बात सही है कि आप नहीं भी खाना खाओगे, ग्लूकोज भी लेते रहोगे तो आपका काम चलता रहेगा। मणिपुर में एक इरोमा चांडू एक लड़की थी जिसने 16 साल तक स्ट्राइक किया, ग्लूकोज ही लिया उसने, है ना। ग्लूकोज के बल पे वो जीवित रही। एस्पा के विरोध में स्ट्राइक किया था, करंट पे आप लोग पढ़े होंगे इस बात को लिखे। तो बस बात यह है कि अगर आप ग्लूकोज से लेते रहे तो क्या हो जाएगा कि आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ जाएगा। ठीक है। इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे कि क्या करना, लेकिन अभी आप ये समझिए कि हाँ ग्लूकोज से आप क्या कर सकते हैं। तो हमारा भोजन क्या है, तो आपने कहा दाल चावल सब्जी रोटी वेज नॉन वेज है। और हमारी कोशिका का भोजन क्या है, तो आपने कहा हमारी कोशिका का भोजन है ग्लूकोज। ठीक है ना। दूसरी बात, हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, तो आपने कहा श्वसन करते हैं। अब हमने आपसे पूछा कि श्वसन में आप कौन सी गैस लेते हो, तो इसमें से 90% कहेंगे तो ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। तो हम लोग जो गैस लेते हैं उसमें अगर देखा जाए तो जितना एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो सब गैसें हम लोग लेंगे। मतलब आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा, 21%। CO2 की मात्रा क्या हो जाएगा, सॉरी आर्गन की मात्रा क्या हो जाएगा, 0.9%। CO2 की मात्रा क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 0.03%। तो जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो सब हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, तो आपने कहा मिश्रित गैस लेते हैं। कौन सी, तो मिश्रित गैस लेते हैं। छोड़ते कौन सी है, तो आपने कहा जितना ऑक्सीजन लिया नाइट्रोजन लिया था वो सब छोड़ दिया। ऑक्सीजन 17% छोड़ेंगे, मतलब 4% ऑक्सीजन का उपभोग हमारा शरीर करेगा। और इसके बाद में 0.9% आर्गन छोड़ते हैं और ये 4% में CO2 छोड़ते हैं। मतलब हम लोग लेते भी जो जब हम लेते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निश्वासन, क्या कहते हैं निश्वासन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन। जब छोड़ते हैं तो इसे कहते हैं उच्छ्वास। ठीक है। जब क्वेश्चन आए तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, तो आपने आंसर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा मिश्रित गैस लेते हैं। छोड़ते कौन सी है, तो आपने कहा मिश्रित गैस हम लोग छोड़ते भी हैं। ठीक है। तो जो अब हम लोग जो ले रहे हैं जो वायु, वो भी अपनी कोशिका के लिए। अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में पहुंचेगी, लंग्स में ब्लड आएगा और ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाएगा, कोशिका तक। तो आपने कहा हम लोग सर खाना क्या खाते हैं, तो हमने कहा हम लोग खाना दाल चावल सब्जी रोटी वेज नॉन वेज। किसके लिए, तो अपनी कोशिकाओं के लिए। हमारी कोशिकाओं का भोजन क्या है, तो आपने कहा ग्लूकोज है। इसी प्रकार से आपने कहा कि हम लोग सर क्या करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, तो हमने कहा मिश्रित गैस। लेकिन हमारी कोशिकाएं कौन सी गैस की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन की। ठीक है ना। अब आपने ये देखा कि जो सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, अपनी कोशिकाओं के लिए। भोजन किसके लिए, कोशिकाओं के लिए। श्वसन किसके लिए, कोशिकाओं के लिए। अब ये समझने का प्रयास करेंगे वो कोशिका है क्या, ये आप समझेंगे कोशिका है क्या। तो अब इस चित्र को अगर देखा जाए कि कोशिका क्या है, तो हम पहले इसको देखते हैं। तो बॉडी में मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना, एक एडल्ट बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो आपने कहा 1000 खरब। जब माता के गर्भ में छोटा सा जाइगोट आता है सुई की नोक के भी बराबर, तो उसमें कितनी कोशिकाएं होती है, तो आपने कहा 4 कोशिकाएं होती हैं, 2 माता की और 2 पिता की। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मियोसिस, पढ़ेंगे आगे चल के। इसके बाद में जुड़ते जुड़ते बढ़ते बढ़ते 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 64 ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है एक बैक शरीर होते होते 1000 खरब कोशिकाएं बॉडी में हो जाएंगी। किसी की बॉडी ज़्यादा बड़ी है, मतलब हाथी में ज़्यादा होंगी, चूहे में कम होंगी, सो सिंपल। अब कोशिका क्या है, तो मैक्सिमम कोशिका जो है गोलाकार होती है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोशिका एक जो बनी हुई है। अब कोशिका के अंदर जो होता है वो एक केंद्रक कहलाता है। क्या कहते हैं इसके, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक है।
उसके चारों तरफ जो है वो कोशिका द्रव है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन ही कहलाता है। इस द्रव के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया आपका केंद्रक हो गया, एक कोशिका द्रव हो गया, एक कोशिका झिल्ली हो गया। तीन चीजें तो आपने ये समझ में आया। इसके बाद में अब अगर देखा जाए दैट मीन्स एक ही है, कोशिका के लगभग मध्य में केंद्रक है, उसके चारों तरफ कोशिका द्रव है, आधा जाने के लिए कोशिका झिल्ली है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कोशिकाएं दो तरह की हैं, एक तो जीव जंतु वाली, एक वनस्पति वाली। तो वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, सेल आपका सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होगी? तो आपने कहा सेलुलोज की बनी होगी, है ना। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। तो आपने ये समझा। आपने कहा सर कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन की। ये हो गया आपका प्रोटीन, और ये क्या हो गया आपका? सेलुलोज हो गया, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि आपने ये तो समझ लिया कि कोशिकाएं दो तरह की है, एक वनस्पति कोशिका, एक जंतु कोशिका। किसी की साइंस बिल्कुल वीक है, जिसको आता है तो वो तो समझ पा रहा है, तो नहीं आता है तो आप ये समझिए कि कोशिका है, उसके लगभग बीच में केंद्रक, नंबर फर्स्ट में केंद्रक हो गया, नंबर सेकंड में क्या हो गया? कोशिका द्रव हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, नंबर थर्ड में कोशिका झिल्ली हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और नंबर फोर्थ में क्या हो गया आपका? कोशिका भित्ति हो गया, यानी कि सेल वॉल हो गया। अब इसके बाद में कोशिका अंग हैं, जैसे हम लोग के अंग होते हैं हाथ पैर, उसी प्रकार से कोशिकाओं के भी अंग होते हैं। तो कोशिका जो अंग हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो सेल पार्ट है उसमें अंतःप्रदब जालिका है, इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम या ईआर कह लो, ठीक है ना। तो जो इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम है, ईआर है, उसकी खोज पूछी जाती किसने की थी? तो के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःप्रदब जालिका की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने की थी। दूसरी बात, एक होती कहाँ है? तो आपने कहा इस झिल्ली के और इस केंद्रक के लगभग बीच होती है एक ट्यूबुलर समान रचनाएं होती हैं, जो इसको सपोर्टिंग करती हैं। किसको? केंद्रक को सपोर्ट करती हैं। दूसरे बात में ये है कि दो प्रकार की होती है ना अंतःप्रदब जालिका, दो प्रकार की। एक तो होती है चिकनी अंतःप्रदब जालिका, इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, और दूसरा होती है खुरदरी यानी कि रफ। एक हो गया चिकनी और दूसरा हो गया खुरदरी अंतःप्रदब जालिका। जो चिकनी अंतःप्रदब जालिका है उस पर वसा का सिंथेसाइज होगा, मतलब वसा का संश्लेषण हो जाएगा, और खुरदरी जो है उस पर किसका हो जाएगा आपका? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यही क्वेश्चन आता है कि अंतःप्रदब जालिका की खोज किसने की थी? पहली बात यह है करती क्या है, कितने प्रकार की होती है? तो आपने कहा खोज की थी के.आर. पोर्टर ने। दो तरह की होती है, चिकनी होती है, खुरदरी होती है। चिकनी पर वसा सिंथेसाइज होगी और खुरदरी पर क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। दूसरी बात क्या है? दूसरा जो अंग है वो गोल्जी का है ना। जो गोल्जी का की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है। अब गोल्जी का क्या काम क्या है कि कोशिका में सूचना पहुंचाने का काम करता है, मैसेंजर है। कोई भी सूचना होगी तो पहुंचाएगा। साथ ही जो हमारा खाना है उसको पचाने में एंजाइम्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे चल के आप जानेंगे कि एंजाइम्स क्या है। तो हमारा खाना क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद में जो हमारी कोशिका का भोजन क्या है? तो आपने कहा सर उसका जो भोजन है वो है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम के सिक्रेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो आपने कहा गोल्जी का है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा अंग है वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की खोज की डी डेवे ने, ठीक है ना। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है आत्मघाती थैली, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव होता है। जब भी कोई जीवाणु विषाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो पहले लाइसोसोम उसे मारने का प्रयास करता है, और जब वो सफल ना हो पाए तो अपनी झिल्ली को फाड़ के क्या करता है कि जो है उसको जीवाणु विषाणु को अपने द्रव से प्रभावित कर देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया में वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो इसका हो गया आपका लाइसोसोम्स, ठीक है ना। इसके बाद में जो चौथा अंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तीन नाम आपको आते हैं, कोलिकर है, वेंडा है, अल्टमैन है, ठीक है। तो कोलिकर और वेंडा ने खोज की थी, अल्टमैन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कभी कभी किसी में मिलता है, कोलिकर ने नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव में जूते के सोल के आकार में होता है। अभी ये पीडीएफ में दे देंगे आपको। तो जूते के सोल के आकार में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें उंगलियों के समान संरचनाएं होती है, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पहले मुख में जाएगा, फिर ग्रास नली में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज भी जब टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एटीपी बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब वो एटीपी बनेगा तो एटीपी संचित कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का
पावर हाउस कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन आता है कि जो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आपने किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। राइबोसोम्स की खोज की थी पेर्नाडे ने, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स अगर देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कौन है, तो आपने कहा राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सेंट्रोसोम्स, यानी कि हिंदी में से कहते हैं तारककार, इसकी जो खोज की थी वो बोवेरी ने की थी, ठीक है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की, बोवेरी। और सेंट्रोसोम्स का काम क्या है, तो आपने कहा कोशिका विभाजन में मदद करता है। अभी आगे चल के आपको बताया कोशिका विभाजन 3 रूपों में होता है, एक असूत्री, एक आपका अर्धसूत्री, एक समसूत्री होता है। तो कोशिका विभाजन में काम कौन करेगा, आपका सेंट्रोसोम्स। लवक की बात करें तो प्लास्टिड कहते हैं इसमें, इसको हैकेल ने खोज की थी। तो लवक अगर देखा जाए तो 3 वनस्पति कोशिकाओं में ही लवक पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और जो पहला वो है अगर देखा जाए तो आवरणी लवक है। आवरणी का लवक जो होता है, और एक दूसरा जो लवक है वो वर्णी लवक होता है, ठीक है। एक हो गया आवरणी, दूसरा हो गया वर्णी, और तीसरा लवक जो होता है वो हरित लवक होता है, ठीक है ना। तो आवरणी मतलब इसमें वर्ण नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो विकास के विपरीत गति करते हैं, जैसे भूमिगत तना एवं जड़, ये प्रकाश के विपरीत गति करेंगे तो आवरणी लवक, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जड़ में कौन सा लवक है, तो आपने कहा आवरणी लवक है। आपने कहा भूमिगत तना में कौन सा है, तो आवरणी। दूसरा जो लवक होता है वो वर्णी लवक होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। इसमें जैसे आपने कहा कि तना है, फल है, फूल है, ये सब क्या होता है, उसमें वर्ण होता है, कलर होता है, वही प्रकाश की ओर गति करते हैं, तो वर्णी लवक हो जाएगा। और तीसरा जो लवक होता है वो हरित लवक है। हरित लवक का मतलब ये होता है क्लोरोप्लास्ट है, और आप जानते हैं कि जो है वो हरित लवक किसमें पाया जाता है, पत्तियां पाया जाता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही पेड़ अपना भोजन बनाता है, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधे की रसोई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको लवक को समझे। 3 तरह का है, एक तो आपका आपने कहा आवरणी लवक, दूसरा आपने कहा वर्णी लवक है, तीसरा आपने कहा हरित लवक है, ठीक है। इसके बाद में रिक्तिका कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, और ये एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। तो इसमें क्वेश्चन से ये आता है कि भाई गोल्जी काय को क्या क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पूछा जाता है, राइबोसोम बहुत पूछा जाता है। तो कोशिका का छोटा सा मैंने एक पार्ट बताया कि कोशिका क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में अभी हम आपको केंद्रक समझाएंगे, और केंद्रक के बाद में अगली वीडियो में फिर इसकी कोशिका के ही 5 पार्ट हैं, और पूरी बायोटेक्नोलॉजी भी किसकी बनी है, कोशिका पे ही बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये जो आपका पहला जो टॉपिक था वो किससे संबंधित था, कोशिका से संबंधित था, ठीक है। अब कोशिका के बाद में अगर देखा जाए तो केंद्रक को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये आपका हो गया केंद्र, ठीक है ना। तो उसका जैसे ही संरचना केंद्रक, या केंद्रक के लगभग मध्य में देखा जाए तो ये हो गया केंद्रिका। क्या हो गया, केंद्रिका, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इस यहाँ पे जो है ना वो केंद्रक द्रव हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, केंद्रक द्रव हो गया। और इसके बीच में धागेनुमा संरचनाएं हैं, तो इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहेंगे, क्रोमेटिन, ठीक है ना। और यही क्रोमेटिन अगर देखा जाए तो आपने कहा सर केंद्रक क्या है, तो मैंने कहा पहली बात तो केंद्रक की जो खोज की थी वो 1831 में क्या की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये हो गया रॉबर्ट ब्राउन, इन्हें किसकी खोज की, तो केंद्रक की खोज की, ठीक है ना। अब केंद्रक के लगभग मध्य में क्या है, तो आपने कहा सर लगभग मध्य में केंद्रिका है, ठीक है ना। केंद्रिका आपके चारों तरफ क्या है, तो आपने कहा सर केंद्रक द्रव है। और इसे आधार देने के लिए क्या है, तो आपने कहा केंद्रक झिल्ली है, ठीक है ना। और थोड़े थोड़े क्षेत्र होते हैं केंद्रक झिल्ली में, और इसमें धागे समान रचनाएं होती हैं। तो इन रचनाओं को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये हो गया केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना। और ये हो गया केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव मतलब न्यूक्लियोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिन। जब कोशिका विभाजित होती है तो यही क्रोमेटिन
क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के रूप में विभाजित होते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा कि 22A + XX और 22A + XY है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो स्त्री में जहाँ क्या है XX होते हैं, वही पुरुष में क्या होते हैं XY होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि माता पिता से उत्पन्न होने वाला जो शिशु है उसका अगर वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, ना कि माता के गुणसूत्रों द्वारा। तो केंद्रक आपने इसको देखा। अब आपने ये देख रहे होंगे आप, तो सर आपने केंद्रक तो अलग बताया, कोशिका को अलग बताया था। अगर हम दोनों को देखना चाहें तो इस प्रकार से इसको अगर हम बना देते हैं, ये हो गया, ये आपका तो कोशिका क्या हो गया, पूरा का पूरा ये बन गया, ये आपको तो इसके अंदर ये केंद्रक हो गया, और ये जो द्रव है वो कोशिका द्रव हो गया, ठीक है ना, ये कोशिका द्रव हो गया, और इसके बाद में एक कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक द्रव, ठीक है। तो दैट मीन्स इस कोशिका में कितना जो है, दो तरह के द्रव हैं, एक तो आपने कहा सर केंद्रक द्रव है, दूसरा कौन सा है, कोशिका द्रव। अगर दोनों द्रव को मिला दिए जाएं तो इसे कहते हैं जीव द्रव। पुरकिंजे ने खोज की थी। क्वेश्चन आता है जीव द्रव कहाँ है, तो आपने कहा जैसे जीव द्रव अगर कहा जाए कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, तो प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से कोशिका द्रव और केंद्र द्रव के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि पूरा कोशिका देखा, कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। अब ये केंद्रक क्या करता है, केंद्रक आपकी आइडेंटिफाई है, मतलब पहचान करना किसका काम है, तो आपका केंद्रक का काम है। तो आपने केंद्रक क्या है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रक द्रव है, गुणसूत्र है, और कोशिका के अंदर केंद्रक है। तो आप इतना समझ पाए, ठीक है। अब दूसरी शब्दों में ये भी मैंने बताया कि आपको जीव द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, जो कोशिका में है वो कोशिका द्रव्य है, साइटो, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है। इसी प्रकार से दोनों को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी में, इन ह्यूमन की बॉडी में जल कितना है, तो आपने कहा लगभग 70% जल है, एक्यूरेट है 66% जल है ना। तो 66% जल में से 64% जल जो है वो आपका किसके रूप में है, जीव द्रव्य के रूप में। दैट मीन्स कोशिकाओं में भरा है, हर कोशिका में द्रव है, जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। और जो जीव द्रव्य दो द्रव से मिलकर बना है, एक आपका आपने कहा कोशिका द्रव है ना, और दूसरा आपने कहा एक केंद्र द्रव, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका केंद्र द्रव हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात क्या आती है, आपने इतना तो देख लिया कि कोशिका तक क्या हो रहा है, भोजन जा रहा है, कोशिका तक क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है या श्वसन जा रहा है, और श्वसन जाने के बाद अपना कोशिका कार्य कर रही है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने एक अगला जो टॉपिक है ये देखना है कि कोशिका, अभी आपने ये देखा था कि हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो कैसे जाता है। और अब भोजन में दो चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा आपको। जैसे एक होता है पोषण, क्या हो गया, पोषण, और एक होता है आहार। तो आपने कहा सर पोषण क्या है, तो मैंने कहा पोषण में अगर देखा जाए तो आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, दूसरा आपका वसा आ गया है, ये वसा, तीसरा प्रोटीन, इसके बाद में विटामिन हो जाएगा, और इसके बाद में खनिज हो जाएगा, और इसके बाद में जल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, न्यूट्रिशन है। आहार किसे कहते हैं, तो आपने कहा सर आहार वो है, जैसे आपने कहा कि हमने कहा क्या खाया आपने, तो आपने कहा सर हमने नाश्ता किया, हमने लंच किया, हमने डिनर किया, ठीक है, बीच में कोई कोल्ड ड्रिंक लिया, चाय पी, कॉफ़ी पी, ये सब हमारा आहार है। कोई स्वल्प आहार होता है, कोई आहार ज़्यादा होता है। तो इस आहार में ये न्यूट्रिशन के रूप में कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, तो आपने कहा सब पोषक पदार्थ हैं। अब इस पोषक पदार्थ में अगर देखा जाए
तो इसी आहार में किसी पोषक पदार्थ की मात्रा कम हो सकती है या किसी पोषक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आपने कहा कि सर कुपोषण क्या कहलाता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कुपोषण क्या है। तो जब कहाँ जहाँ पे कुपोषण का नाम सुनते हैं तो सबके दिमाग में आता है कि जिसको भोजन नहीं मिलता है तो कुपोषित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको भोजन नहीं मिलता है वो तो कुपोषित है ही, सही बात है, लेकिन जिसको भोजन ज़्यादा मिलता है वो भी कुपोषित है। मतलब कुपोषण का मतलब ये होता है कि अल्प पोषण प्लस अति पोषण, चाहे वो अल्प पोषण हो, अगर ज़्यादा आपने खा लिया तो इनका जो रेशियो है वो खराब हो जाएगा, किसी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, किसी का मात्रा कम हो जाएगा, वो भी कुपोषित है। दैट मीन्स अगर पूछा जाएगा पोषण क्या है तो आपने कहा कि सर संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि पोषण क्या है और जो पोषण कोशिका तक कैसे पहुंच रहा है। अब इसकी अगली वीडियो जो है आपकी है उसमें हम आपको कोशिका का सेकंड पार्ट बताते हैं, तो आप उसको देखिए।